नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरज दुबे और हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास में बिपिन चंद्र जी की जो ये बुक है, इसमें हम पहुंच चुके हैं सेकंड लास्ट चैप्टर में। और आज का जो दिन है ये 12वें अध्याय का आखिरी दिन है और इसके बाद एकमात्र अध्याय बचेगा जो कि 13वां अध्याय होगा, जो कि अंतिम भी होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इसमें हम स्वराज के लिए संघर्ष की कहानियां पढ़ रहे हैं और लगातार कई सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें कवर करी जा चुकी हैं और अब हम खिलाफत और असहयोग आंदोलन के अंतिम चरण में और स्वराजवादी जो विचारधारा है उसके अंतिम चरण में आ पहुँचे। तो बगैर देर किए हुए हम लोग सीधे पहुँचेंगे MCQ के सेक्शन में और उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ घटनाएं घटित हुई हैं जिस दौरान गांधीवादी युग शुरू हुआ है और असहयोग आंदोलन जो है वो समक्ष आ खड़ा हुआ है अंग्रेजों के। ब्रिटिशर्स खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ चलाए गए, यानी उनके खिलाफ चलाए गए गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि अब जो एक आम जनता थी या जो एक गरीब जनता थी या फिर जो अशिक्षित थी, उन सब तक भी राष्ट्रवाद की मीनिंग पहुंच चुकी थी। वे भी राष्ट्रीय भावना से धीरे धीरे प्रेरित होने लगे थे और एक तरह से अंग्रेजों का विरोध करने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो गई थी, जो कि सिर्फ अभी तक उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों के अंदर ही विकसित हो पाई थी। अब इसलिए ब्रिटिशर्स को यह जरूरी हो गया कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को समाप्त करा जाना चाहिए। इसलिए अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों के खिलाफ जम करके दमनकारी नीति का पालन किया। लेकिन दूसरी तरफ गांधी जी का ये कहना था कि हमें किसी भी प्रकार से सरकार का विरोध हिंसा के रूप में नहीं करना है, हिंसक होकर के नहीं करना है। यदि अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से अंग्रेजों से हम हार जाएंगे और यदि अगर हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो हमें पूरी तरीके से अहिंसक होकर के ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स उसमें जो है वो हावी नहीं हो पाएंगे। अब अंग्रेज जो है अपने प्रयास कर रहे थे और जो आंदोलनकारी है वो अपने प्रयास कर रहे थे। अंग्रेजों का प्रयास ये था कि एनी हाउ इस भीड़ को या तो कंट्रोल किया जाए या फिर इनसे किसी प्रकार की हिंसा करवाई जाए। कुछ मामलों में वो सफल भी हुए, लेकिन उन्हें विशेष सफलता हासिल हुई 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के समय। तो वहां तक पहुंचेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं MCQ की और उसके परिणाम क्या हुए उसके ऊपर भी जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है इनमें में से कौन सा कथन है जो असत्य है। देखिए, संयुक्त प्रांत, जिसे वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश कहा जाता है, उस समय इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस। संयुक्त प्रांत के कुशीनगर में चौरी चौरा गांव में 3000 किसानों के एक कांग्रेसी जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाई। ये एक ऐसा समय आ चुका था जिस समय अंग्रेज जो हैं वो भारतीयों को, जो भी भारतीय थे उन भारतीयों को पथभ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। ये वो भारतीय हैं जो आंदोलनकारी भी हैं, आंदोलनकारी। तो उस समय एक विशेष बात ये हो रही है कि अंग्रेजों ने लिकर यानी कि शराब वगैरह जो है बहुत सस्ते दाम पर बेचने शुरू किए। उनके लाइसेंसिंग जो है जल्दी से जल्दी शुरू करा दी गई। तो उसमें से जो भारतीय लोग थे, जो इंडियंस थे, उनको भ्रमित करने के लिए ऐसे प्रयास किए गए। बहुत सारे आंदोलनकारियों को यह महसूस होने लगा अब कि ये जो शराब की दुकानें फ्रीक्वेंटली खुल रही हैं ये हमारे भारतीय युवाओं को खराब करेंगी और आंदोलन को विकृत करेंगी। अब इन दुकानों के शटर डाउन करने के लिए महिलाओं ने बीड़ा उठाया। महिलाएं ये आगे आ रही हैं और इन सब लोगों ने और तमाम सारे दूसरे आंदोलनकारियों ने मिल करके एक जुलूस निकाला और ये जुलूस चलते चलते गोरखपुर जिले में चौरी चौरा गांव में पहुंच गया। चौरी चौरा
गांव में एक पुलिस स्टेशन से, चौरी चौरा पुलिस स्टेशन के आगे से गुजरा और इनका प्राथमिक उद्देश्य यही था कि ये लिकर शॉप्स जो है वो बंद कराना चाहते थे। चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस वाले निकल करके इन आंदोलनकारियों के ऊपर लाठियां बरसाने लगे और इनके ऊपर काफी ज्यादा हमला कर दिए और इसमें 3 जो नागरिक हैं उनकी मृत्यु हो गई। इन 3 नागरिकों की मृत्यु से शांतिपूर्वक जाने वाले ये असहयोग कार्यकर्ता बहुत ही ज्यादा क्षुब्ध हुए और उनके अंदर एकदम से आक्रोश जागा। वास्तविक रूप में यह आक्रोश एकदम से नहीं जागा था, आक्रोश अंदर था लेकिन आंदोलन के कारण चुप थे। परंतु ये वाली जो घटना थी उन्हें बहुत ही ज्यादा उत्कंठित कर गई कि एक तो हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं, एक तो आप हमारे देश को नष्ट कर रहे हैं, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ, शांतिपूर्वक कर रहा हूँ, हम सिर्फ जा रहे हैं और हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जा रही और फिर हमारे 3 लोगों की हत्या भी कर दी गई। तो ये चीज उग्र हो गई एकदम से और उस उग्र भीड़ ने चौरी चौरा के उस पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे, पुलिसकर्मी, उनकी डेथ हो गई। अब ये बड़ी हिंसक घटना हो गई, हालांकि इससे पहले भी हिंसा की छोटी मोटी घटनाएं सामने आ रही थी। तो संयुक्त प्रांत के कुशीनगर के चौरी चौरा गांव में 3000 किसानों के एक कांग्रेसी जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चला दी। तो ठीक है, गोलियां चलाई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन चौरी चौरा में चलाई, क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। पर क्या चौरी चौरा कुशीनगर में है? नहीं, चौरी चौरा गोरखपुर में। तो कुशीनगर शब्द यहां पे लिख जाने के कारण पहला कथन क्या हो गया? गलत हो गया। क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी मारे गए, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त हिंसक घटना से गांधी जी को विश्वास हुआ कि राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अभी भी हिंसा के पाठ को समझ और व्यवहार में अपना नहीं सके हैं। यह भी बात सही है। इससे गांधी जी काफी क्षुब्ध हुए और उन्हें समझ में आया कि शायद लोग बस आंदोलन में आ गए हैं, आंदोलन में आने की बेसिक कंडीशंस जो थी उसको नहीं समझ पा रहे हैं और इसी कारण उनको यह महसूस होना शुरू हुआ। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। पूछा क्या गया? गलत। तो गलत केवल एक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया? क्या कारण था कि गांधी जी ने असहयोग वापस ले लिया? आंदोलनकर्ताओं द्वारा अब हिंसक घटनाओं के उदाहरण अब सामने आने लगे थे, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि चौरी चौरा की घटना और इससे पहले कुछ घटनाएं और भी थी, इससे पहले कुछ घटनाएं जो है वो और भी घटित हो चुकी थी, जिसके कारण ये अब कहा जा सकता है कि यह स्टेटमेंट सही था। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के पाठ को समझे बिना नागरिक अवज्ञा आंदोलन सफल नहीं हो सकता था। यह भी एक कारण था, यह भी एक कारण था। दोनों कारण सही है, ये कारण भी सही है, ये कारण भी सही है। आंदोलनकर्ता द्वारा अब हिंसक घटनाओं के उदाहरण सामने आने लगे थे, जो कि असहयोग आंदोलन को बंद करने का एक कारण बना। और गांधी जी को यह लगता था कि हिंसा के पाठ को समझे बिना जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो नहीं चलाया जा सकता है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है, उनके दिमाग में बातें आने लगी थी। गांधी जी को विश्वास था कि अंग्रेज आसानी से किसी भी हिंसक आंदोलन को कुचल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि एक बार गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया कि कायरता और हिंसा में से आप किसे चुनेंगे यदि अगर राष्ट्र को आजाद कराना हो तो, या राष्ट्र के सम्मान की बात हो तो उन्होंने कहा था कि हम हिंसा को चुनेंगे, कायरता को नहीं। यहां पे स्टेटमेंट ये आ रहा है कि जब हिंसा होगी तो आंदोलन बंद कर दिया जा रहा है। गांधी जी को विश्वास था कि अंग्रेज जो है आसानी से हिंसक आंदोलन को कुचल सकते। उसका रीजन यही है, ऐसा नहीं कि हिंसा, मतलब यहां पर उनके विचार ये समझ में आते हैं, ये महसूस होते हैं कि यहां पर हिंसा को अपनाने का एक विशेष कारण है। संभवतः वह कारण नहीं होता तो शायद हिंसा से उन्हें उतनी घृणा नहीं होती। हालांकि अनर्थ हिंसा के लिए वो तब भी प्रेरित थे,
लेकिन ये राष्ट्रवाद प्रमोट करने के लिए हिंसा थी, राष्ट्र के हित के लिए की गई हिंसा थी, अपने पक्ष के सम्मान के लिए की गई हिंसा थी, जैसे चौरी चौरा इत्यादि, तो शायद वो इस तरीके की हिंसा को सही ठहरा सकते थे। लेकिन क्यों नहीं ठहराया, उसके पीछे का कारण ये है कि इस तरीके के हिंसक आंदोलन यदि अगर बढ़ेंगे, जैसे कि छुटपुट हुए थे, उसके बाद एक बड़ा रूप चौरी चौरा का आया, और चौरी चौरा को भी यदि अगर इग्नोर कर दिया तो और बड़े रूप सामने आएंगे। ब्रिटिशर्स खुल करके इनका दमन करना शुरू करेंगे, जो कि अभी खुल करके नहीं कर रहे हैं। और उनका यह मानना था कि हिंसक आंदोलन को कुचला जा सकता है ब्रिटिशर्स के द्वारा आसानी से, क्योंकि जनता में भारी सरकारी दमन के प्रतिरोध की शक्ति अभी विकसित नहीं हो सकी थी, क्योंकि अभी हम इतने संपन्न नहीं हुए थे। निहत्था भारत है उस समय, भारत के पास में सेना नाम की चीज है ही नहीं, संगठन नाम की चीज नहीं है, नाजुक संप्रदायवाद के ऊपर अभी ही लेप लगाया गया है, इसके पहले भयंकर संप्रदायवाद पनप चुका था। ऐसी परिस्थिति में जब हम ही संगठित नहीं हैं, ऐसी परिस्थिति में जब हमारे पास में रुपए की कमी है, जब हमारे पास में सेना की कमी है, तो हम अहिंसा के आधार पर ही विरोध प्रकट करने के योग्य थे। हिंसा के आधार पर अगर हम विरोध प्रकट करते तो अंग्रेज हमसे 20 थे। इसलिए उनका मानना था कि जनता में भारी दमन के प्रतिरोध की शक्ति अभी विकसित नहीं हो सकी थी, इसलिए भी असहयोग आंदोलन वापस लिया जाना चाहिए। तो ये चार के चारों स्टेटमेंट सही हैं। उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं, नहीं जी, और उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने ये आंदोलन वापस क्यों लिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12 फरवरी को गांधी जी के असहयोग वापस लेने की घोषणा कांग्रेस द्वारा कहां की गई थी? ये तो बहुत छोटा सा स्टैटिक क्वेश्चन है, आप जल्दी से बताइए कहां की गई थी। 12 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922 ये पूरी डेट है। ये कहां पर आयोजन हुआ था? देखिए, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के माध्यम से यह घोषणा करी गई थी कि असहयोग आंदोलन जो है वापस लिया जा रहा है। ये जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का आयोजन हुआ था, ये गुजरात में हुआ था। पहली बात तो गुजरात का मतलब ये हो गया कि ये चौरी चौरा और बंबई, ये ऑप्शन गलत हो गए, अहमदाबाद और बारदोली बचा। गुजरात के बारदोली में किया गया था। ठीक है, कहां किया गया था? बारदोली में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बारदोली। ठीक है, इसमें गांधी जी ने कहा कि हम असहयोग वापस ले रहे हैं। असहयोग के वापस लेने की घोषणा अत्यंत विस्मयकारी थी। अमूमन लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ऐसा होने वाला है। जब सत्याग्रह शुरू हुआ था तो सबसे पहले जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, सबसे पहले जिस व्यक्ति को असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था, मालूम है वो कौन है? वो थे देशबंधु दास, चित्तरंजन दास। ठीक है, इनको गिरफ्तार किया गया था। ये अभी जेल में ही थे और इनके और दूसरे साथी भी अभी जेल में थे, और उन्हें यह सुनाई पड़ा कि गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ये बड़े क्रोधित हुए, अत्यंत क्रोधित हुए। गांधी जी की जो मैंने पिछले प्रश्न में जो उनकी दलीलें बताई, मैंने आपको सुनाई कि क्यों उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, उससे ये बिल्कुल सहमत नहीं थे। और जो दूसरे लोग गांधी जी के विचारों पर जो विश्वास रखते थे, वो बहुत कंफ्यूज थे। उनको लगा कि शायद गांधी जी की इसमें कोई चाल होगी, पर आंतरिक रूप से देखा जाए तो सहमत वो भी नहीं थे। अब यहां पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है जो आपको बहुत ही ध्यान से समझनी चाहिए। विचारों से युक्त होकर के आपको समझना चाहिए कि किन परिस्थितियों में गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया होगा और किन परिस्थितियों में गांधी जी के कांग्रेस कार्यकर्ता, खासकर युवा कार्यकर्ता, गांधी जी का विरोध कर रहे थे, और जो अन्य कार्यकर्ता थे वह भी मानसिक रूप से विरोध कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उनको गांधी जी में विश्वास था तो वो उनके साथ देने के लिए तैयार थे। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि यह घटना घटित हुई। अब गांधी जी के द्वारा जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया तो उसके क्या प्रभाव हो गए, उसके बाद क्या हुआ, सिंपली ये जानना चाह रहा है क्वेश्चन।
जिन्हें गांधी जी में विश्वास था, उनका विचार था कि यह कदम संघर्ष की गांधीवादी रणनीति का ही एक भाग है। यही तो कंफ्यूजन था। तो जिन लोगों को गांधी जी में विश्वास था, एग्जैक्टली उन्हें भी नहीं पता था कि यह कदम सही है या नहीं सही है, पर क्योंकि गांधी जी ने उठाया तो सही ही होगा। ठीक है, कई बार ऐसा विश्वास होता है कि अगर फलाने ने यह काम किया है तो उसने किया तो सही होगा। हो सकता है हमें अभी समझ में ना आ रहा हो, तो ये वाला विश्वास है। लेकिन जब राष्ट्र की बात होती है तो क्लियरेंस बहुत जरूरी, पारदर्शिता जरूरी। वो पारदर्शिता शायद गांधी जी के ऊपर विश्वास रखने वाले उन लोगों के ऊपर फिलहाल नहीं थी, लेकिन उनके विचार स्पष्ट थे। युवक राष्ट्रवादियों ने आंदोलन रोके जाने के निर्णय का कड़ा विरोध किया। बिल्कुल सही बात है, जिसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे प्रमुख नाम जो आएगा वो आएगा सुभाष चंद्र बोस जी का। सुभाष चंद्र बोस जी, जो कि काफी निकट रहे, लेकिन उन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि गांधी जी के इस विचार से किस तरीके से वो असहमत थे। न सिर्फ वो, बल्कि CR दास जी, मोतीलाल नेहरू जी, वो इन सब बातों से काफी ज्यादा रुष्ट थे, बहुत ही ज्यादा। ये बातें उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने आपको दिखाया कि 12 फरवरी को घोषणा की गई कि असहयोग समाप्त किया जा रहा है, और 10 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने सही मौका ढूंढा कि अब दोबारा इस तरीके का आंदोलन कहीं, ऐसा क्यों, गांधी जी के विचार तो कुछ भी कर सकते थे। एक्चुअली अंग्रेज भी कंफ्यूज थे, जैसे यहाँ पर इनके सहयोगी कंफ्यूज हैं, वैसे ब्रिटिशर्स भी कंफ्यूज हैं कि कहीं ये फिर तो कुछ नहीं करने वाले, इससे भी बड़ा। तो सबसे पहले इनके ऊपर इनको गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि सरकार के प्रति उन्होंने असंतोष भड़काया है, ये आरोप लगाया गया, और उन्हें 6 वर्ष के कारावास की क्या कर दी गई, सजा दे दी गई। तो 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार करने के बाद 6 वर्ष के कारावास की उन्हें सजा दी गई। ये स्टेटमेंट भी सही है। इस तरीके से उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है, हाँ या नहीं? चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? खिलाफत आंदोलन के अप्रासंगिक होने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? खिलाफत वास्तविक रूप में टर्की से शुरू हुई थी। खलीफा के पद, खिलाफत का मतलब होता है खलीफा का पद, और खलीफा के पद के लिए यहां पे एक आंदोलन चल रहा था। ब्रिटिशर्स ने तुर्की खलीफे के खिलाफ काफी यातनापूर्ण कार्य किए थे। तो अब यहां पर क्या है, समय बीत चुका है, 1922 का समय आ चुका है, और तुर्की की जनता ने मुस्तफा कमाल पाशा नाम के एक व्यक्ति को, या उसके नेतृत्व में 1922 में सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया। क्या स्टेटमेंट सही है? कमाल पाशा ने तुर्की आधुनिकीकरण के लिए उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के प्रयास किए थे। क्या यह स्टेटमेंट सही है? पाशा ने खिलाफत समाप्त कर दिया और संविधान से इस्लाम को निकालकर राज्य को धर्म से अलग कर दिया। और 1924 में कमाल पाशा ने जब खिलाफत समाप्त किया तो भारत में उसका जोरदार प्रतिरोध हुआ। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। देखिए, अब तुर्की में खिलाफत की दशा क्या थी? तुर्की में खिलाफत की दशा यह थी कि जो राजनीतिक पद है उसमें खिलाफत का योगदान नहीं होना चाहिए, यानी खलीफा जो है उसका योगदान नहीं होना चाहिए। ये धर्मगुरु है, धर्म से संबंधित है, और जो प्रशासनिक प्रधान है वो राजनीतिक पद है। तो राजनीति और धर्म ये अलग अलग होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए, एक नहीं होने चाहिए। इस चीज को लेकर के मुस्तफा कमाल पाशा ने नेतृत्व किया, और इसका परिणाम ये हुआ कि वहां पे सुल्तान को 1922 में सत्ता से हटा दिया गया। ये बात बिल्कुल सही है। और कमाल पाशा ने आधुनिकीकरण करना शुरू किया तुर्की का, और आधुनिकीकरण का नतीजा ये हुआ कि लोग धर्मनिरपेक्ष होने लगे। धर्मनिरपेक्षता वहां पर जो है स्टैब्लिश होने के प्रयास किए गए या करे जाने लगे। इसमें स्त्रियों को जो दशा है, स्त्रियों की दशा जो है उसको भी सम्मानित किया जाना शुरू किया या उसको सुधारा जाना शुरू किया गया। शिक्षा पर जोर दिया गया, पंथ निरपेक्षता पर जोर दिया गया। ठीक है, तो ये आधुनिकीकरण किया गया। ऐसा नहीं है कि इस्लाम को के खिलाफ कोई काम किए गए, ऐसा था कि इस्लाम को धर्म से अलग रखने के, इस्लाम को
राजनीति से अलग रखने की बात करी गई। पाशा ने खिलाफत समाप्त कर दिया और संविधान से इस्लाम को निकालकर राज्य को धर्म से अलग कर दिया। राज्य अलग है, धर्म अलग है, दोनों अलग अलग चीजें एक साथ मिक्स होकर नहीं चलेंगी। 1924 में कमाल पाशा ने जब खिलाफत समाप्त किया, अब ये सब चीजें करी तो स्वाभाविक सी बात है विरोध हुआ होगा। तो पूछा जा रहा है कि क्या इस खिलाफत को समाप्त किए जाने पर भारत में जोरदार प्रतिरोध हुआ? तो इसका आंसर है नहीं हुआ, इसका प्रतिरोध नहीं हुआ, मामला ठंडा पड़ गया था। सिंपल सी बात यहां पर ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। पूछा गया क्या गलत है, तो गलत यही है, ऑप्शन नंबर 4। विरोध वगैरह कुछ नहीं हुआ, यहां भारत में भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और 1924 में खिलाफत जो है वो भारत में भी समाप्त हो गया। उसका भी कोई प्रभाव नहीं है, प्रभावहीन हो गया वो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको यहां पर फिलहाल बताए। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट मैं आपको कुछ चीजें और यहां पर बता देना चाहता हूं। इन पॉइंट से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको और यहां पर संदर्भित कर देना चाहता हूं कि अब इन सब चीजों के होने के पश्चात 1924 में 1922 से लेकर के 1927 के आसपास तक का जो युग है, ये भी कई सारे छोटे छोटे आंदोलनों को और प्रभावशाली आंदोलनों को जन्म देता है। खास बात तो ये हुई कि जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए, जब गांधी जी गिरफ्तार हुए तो मैंने आपको बताया कि वे गिरफ्तार हुए, लेकिन उसके बाद जो है कांग्रेस में कहीं ना कहीं दो अलग अलग तरीके की विचारधाराओं ने फिर से जन्म ले लिया। एक तो जो स्वराजवादी थे, जो कि गांधी जी के पक्ष में चल रहे थे, स्वराजवादी लोग थे, उन्हें स्वराज चाहिए था, स्वराजवादी थे वे, लेकिन इनके भी विचारों में थोड़े परिवर्तन जरूर आए। इसके अलावा कुछ नवयुवक थे, नवयुवक जो कि गांधी जी के विरोध में आ गए, गांधी जी के इस निर्णय के कारण कि उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। परिणाम यह हुआ कि नवयुवकों ने एक नई कमेटी का गठन कर दिया या एक नई पार्टी का गठन कर दिया। इसे बोला गया कांग्रेस खिलाफत स्वराज, हमें भी चाहिए खिलाफत स्वराज पार्टी, ये नाम दिया गया और इसे 1923 में कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया, बनाया गया। 1923 में जब यह पार्टी बनी तो इसने राजनीतिक सक्रियता को, राजनीतिक जो सक्रियता है उसको थोड़ा सा और मोटिवेट करने का प्रयास किया और उन्होंने सोचा कि केंद्रीय सत्ता में, जिसमें कि नवंबर 1923 में इलेक्शंस होने वाले थे, उसके लिए क्यों ना प्रयासरत किया जाए और अपने सीट्स जो हैं वो जीती जाएं। और यह भी एक अहिंसक आंदोलन ही होगा और उसमें हम अधिक से अधिक सीटें जीत करके अपने पक्ष में जो वोट है उसको ला सकते हैं और फिर अपनी बातें मनवा सकते हैं, अपना स्वराज ला सकते हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि क्या ये कांग्रेस पार्टी एकदम डिफरेंट थी? ऐसा नहीं है। ये जो विशेष जो कांग्रेस पार्टी थी, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जा रहा है, इसी कांग्रेस के ही रूप में, के ही अंदर एक अलग रूप में, एक अलग विचारधारा में चल रही थी। एक ही घर में दो अलग अलग विचार हो गए, एक तरीके से समझ लीजिए। तो एक बार फिर से 1907 जैसी स्थितियां बननी शुरू हुई। एक बार फिर ऐसा समय आया जब 1907 जैसी स्थितियां जो हैं यहां पर फिर से बननी शुरू हुई। लेकिन इस बार समस्या यह है कि ऐसा कुछ विशेष अंतर नहीं होने वाला है। 5 फरवरी 1924 को गांधी जी जेल से रिहा हो गए। अब आप कहेंगे सर उनको तो 6 महीने के लिए कैद किया गया था, 5 फरवरी 1924 को ही कैसे रिहा हो गए? 1922 में कैद होने के बाद 6 साल की सजा हुई थी उन्हें। तो ऐसा है कि उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने लगी थी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण इनको जो है थोड़ा जल्दी रिहा कर दिया गया। और फिर इन्होंने आकर के समझाया कि दोनों लोग अलग से आप अपनी पार्टी बनाए हो, ठीक है, लेकिन आप कांग्रेस से अलग होकर के काम ना करो, कांग्रेस के अंदर ही इसको चलाया जाए, जिससे कि 1907 वाली कंडीशंस फिर से ना आए। हालांकि इसमें सफल भी हुए और अगर ये देखा जाए तो 101 सीटों के पक्ष में अगर हम देखें
तो लगभग 42 सीटें जो हैं वो इन लोगों ने जीत भी ली थी। 42 सीट्स जो है उन्होंने जीती हुई, एक अच्छी जीत हासिल करी। तो ये सब चीजें यहां पर चलनी शुरू हुई हैं। एक घटना और हमें ध्यान रखनी है, 1917 में, 1917 से एक बार फिर से जो है संप्रदायवाद ने अपनी आंख उठानी शुरू कर दी थी और हिंदू मुस्लिम जो एकता है उस पर क्या होने लगे थे, सवाल उठने लगे थे। और इस चीज के विरोध में गांधी जी ने मौलाना आजाद के घर में जाकर के 21 दिनों का अनशन भी किया, लेकिन उस अनशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि एक बार फिर से सांप्रदायिकता जो है अपने चरम पर आ चुकी थी या आने लगी थी। परिणामतः ये सब चीजें चलती रही तब तक जब तक कि 1927 नहीं आ गया और साइमन कमीशन जो है भारत में नहीं आ गया। और जब साइमन कमीशन भारत आया तो इन सब चीजों में जो अलगाव देखने को मिल रहा है, ये अलगाव एक बार फिर से एकजुट हो जाएगा और एकजुट होकर के कमीशन का विरोध करेगा। लाला लाजपत राय जी का नेतृत्व हम यहां पर देखेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम लोग लेकर के आपके समक्ष जरूर आएंगे। फिलहाल आज के इस सेशन में इतना ही, और आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहां से स्कैन कर सकते हैं और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।